सेवा में फिर से तत्पर हैं। प्रिय विद्यार्थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। और हमारे जो पिछले वीडियोस के अंदर जो क्लास में स्टार्ट किया था, वो हमारा टॉपिक था परिसंचरण तंत्र का। परिसंचरण का अर्थ भी हमने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर चारों ओर गमन करने वाला जो चीज है, हमारे शरीर का रक्त है, जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य, जैसे बहुत सी आवश्यक चीजें होती हैं, मुख्य रूप से गैसों का है, उत्सर्जी पदार्थों का है, उनका परिवहन का भी काम करता है। हमने हृदय देखा था, हृदय के अंदर हमने देखा था कि हमारा हृदय जो है वो बंद मुट्ठी के आकार का है। हृदय हमारे शरीर में अनिच्छिक पेशियों से बना होता है और वो परमानेंटली हमेशा धड़कता रहता है। फिर हमने हृदय का परिचय, दिल की बातें, अंदर की बातें हमने सारी देखी थी। दिल की हमने हृदय की जो संरचना थी वो भी देखी थी, और उसकी फिर क्रियाविधि की, हमारा जो हृदय है वो कैसे कार्य करता है। कार्य का मतलब ये देखा था कि हृदय जो है वो धड़कता कैसे है और कैसे वो हमारे शरीर के अंदर रक्त को परिवहन करने का कार्य करता है। फिर हमने यहाँ पे अपने एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था ब्लड, रक्त को लिया था, और रक्त के अंदर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है। ब्लड किन किन घटकों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा क्या होता है, रुधिराणु क्या होते हैं। और हमने देखा था कि 55% प्लाज्मा था, 45% हमारे रुधिराणु थे, और 55% जो प्लाज्मा था उसमें मैक्सिमम जो भाग था वो डियर विद्यार्थियों किसका था, पानी या जल का था, जिसमें 90 to 92% जल था, 8% उसमें प्रोटीन थी। इसके अलावा हमने रुधिराणु देखे थे, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर के हमारा रक्त बना हुआ था। हमने सबसे पहले आरबीसी को प्रारंभ किया था। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं थी, जिनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 मिलियन हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है। इसके अलावा आरबीसी की आयु 120 दिन की है, और उसकी मृत्यु होने के पास उसकी जो स्टोर होता है वो प्लीहा के अंदर होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। निर्माण का वह अस्थि मज्जा के अंदर होता है। आरबीसी जो होती है उसका मुख्य कार्य हमारी गैसों का परिवहन करना है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो गैसों के साथ में जुड़ करके बंद बनाता है। हालांकि बहुत सी चीजें होती हैं कि Fe+2 के रूप में जुड़ता है, Fe+3 के रूप में अगर परिवर्तित हो जाए नाइट्रेट के द्वारा, तो फिर वहां पे हमारा ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाता, और जब ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है तो एनीमिया रोग वगैरह जैसे बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। एनीमिया रोग क्या होता है, यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। एक शब्द और देखा था, ल्यूकेमिया, जिसमें हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़ गई, अर्थात ऐसी घटना कैंसर के अंदर घटित तो होती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का था। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की थी, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट। हमने इन सभी के कार्य देख चुके थे। प्लेटलेट्स को भी हमने देखा था कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर, इनका अध्ययन क्या कहलाएगा, तो थ्रोम्बोसाइट्स कहलाएगा। इसके अलावा प्लेटलेट जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मरम्मत का कार्य करती है। हिपेरिन जो था वो रक्त को जमने से रोकने वाला कारक था, और रक्त को जमाने का कार्य कौन कर रहा था, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन सक्रिय कहां से हुआ था आपको पता हो तो हमारे प्लेटलेट्स के द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उसका स्त्रावण किया जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन जाल बना देता है, और जाल बनाने से हमारे शरीर के अंदर हमारे जो रक्त प्रवाह, जिस भाग से चोट लगी है वहां से जो रक्त निकल रहा था वहां पे जाल का निर्माण होता है, और जाल का निर्माण होने के लिए वहां पे मृत टिश्यूज जो होते हैं आकर के फंस जाते हैं, और वहां हमारा जो घाव था, जो चोट लगा हुआ स्थान था, वहां से रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। तो विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। मैंने एक छोटी सी घटना आपको और बताई थी। आप लोगों ने ब्लड समूह भी पिछले वीडियो के अंदर देख चुके थे। रक्त समूह है, रक्त समूह कितने प्रकार का था, 4 प्रकार का, ए बी और ओ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां से पूछता हूं कि अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, आप किन किन से रक्त ले सकते हो। तो देखो, यहां से आपको सोल्व करने के लिए 2 चीजें यहां पे आवश्यक है। सबसे पहले आपके पास में प्रतिजन कौन सा है, तो आप यहां बोलोगे कि मेरे पास में जो प्रतिजन है वो है ए, और आर एच जो है वो मेरे पास में उपस्थित है, अर्थात पॉजिटिव है। आर एच फैक्टर मेरे पास में उपस्थित है। आपके पास में यहां पे एक चीज और नोट कर दो कि आपके पास में एंटीबॉडी कौन सी है, तो आपके पास में डियर विद्यार्थियों एंटीबॉडी है बी, क्योंकि ए की विरोधी कौन है, बी। अब मान लो आपके पास में बी वाला आया, बी प्लस वाला आकर के आपको कहता है कि भाई मैं ब्लड दे दूंगा। मैंने कहा भाई तेरे पास में है क्या क्या, तो इसने कहा कि देखो मेरे पास में बी तो मेरे पास प्रतिजन है, और आर एच मेरे पास में पॉजिटिव है, अर्थात मेरे पास आर एच भी है। मैंने कहा ठीक है,
मैं एक बार अपने शरीर की जांच तो कर लूं कि मेरे पास में क्या क्या है। मैं गया और जाकर के मैंने मेरे शरीर के अंदर देखा तो मेरी शरीर में जो आरबीसी थी उस पे इस प्रकार की आकृति जुड़ी हुई थी, अर्थात मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा था? ए था। ये विद्यार्थी कौन सा था मेरा? ए था। और मेरे को ब्लड देने के लिए कौन आया है? बी आया है। मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी है? बी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए वाला। बी वाला जो है इसके पास में कौन सी एंटीबॉडी है विद्यार्थियों? ए है। और मैं एंटीबॉडी की भी एक बार संरचना बना दूं तो ये इस प्रकार की संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से नॉर्मली आप ले सकते हो। देखो, अगर त्रिभुजाकार संरचना के रूप में दिखाई दे तो आपका ए है, और यदि ये आपको इस प्रकार से खांच के रूप में नजर आए तो ये आपके बी है। अब सुनो, देखो, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा था? ए। मेरे पास में एंटीबॉडी कौन सी थी? बी। मेरे को ब्लड देने के लिए कौन आया? बी वाला आ गया। अब मैंने बी वाले के पास में जांच किया तो उसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? उसके पास एंटीबॉडी मिलेगी मुझे ए। और जब मैंने ए की संरचना देखी ना विद्यार्थियों, तो ए की संरचना इस प्रकार की थी। अब अगर मैं बी वाले से ब्लड ले लूंगा तो ये बी वाले की जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी मेरे यहां आरबीसी पे आएगी और यहां पे आरबीसी के पास में आकर के इस आरबीसी के साथ में जुड़ जाएगी। क्योंकि मेरे पास में बी ब्लड मैंने लिया है तो उसके साथ में मुझे कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? ए मिलेगी। और ये आकर के मेरी आरबीसी के साथ में जुड़ जाएगी। जब प्रतिजन और एंटीबॉडी दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो विद्यार्थियों आरबीसी की जो परिवहन है वो रुक जाता है। वही सीधी सी बात है, जब दो लेडीज गोबर घेरने जाती हैं तो वो आपस में जब एक दूसरे से मुलाकात होती है तो वो बात करने के चक्कर में चाहे माथे पे कितना ही वजन रखा हो लेकिन वो बात करने के लिए रुक जाती है। वही घटना यहाँ घटित होती है, दोनों मिल गई। ये कह रही है इसको कि मैं भी ए, और ये कह रहा है कि मैं भी ए हूं, क्योंकि बी के साथ में कौन रहेगा? ए। ये ए खुद है, बी के पास में एंटीबॉडी मिल गई आपको, तो दोनों जने मिल करके आपस में वार्तालाप शुरू करेंगे। और डियर विद्यार्थियों, वार्तालाप के चक्कर में आरबीसी भूल गई कि मुझे ऑक्सीजन को ले जाना भी है, लाना भी है, घुमाना फिराना भी है। तो विद्यार्थियों, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर अपना ब्लड ग्रुप ए है तो मैं यहां सिर्फ और सिर्फ ए का ही रक्त लूं। अब जैसे मान लो कि आपका ब्लड ग्रुप ए था तो आपको ब्लड देने के लिए यहां पे आ गए विद्यार्थियों ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव ने आकर के कहा कि भाई अब मेरा तो ब्लड ले सकते हो। इसके पास में चीजें थी ए और एक था आर एच पॉजिटिव, दोनों चीजें थी। मैं गया, भाई आर एच पॉजिटिव भी है मेरे पास, मेरे ए भी है। मैंने कहा दे दो भाई, मुझे सेलेक्ट करके इसका ब्लड ले सकता हूं। ए नेगेटिव आकर के मुझे कही तो मैं इसको बोलूंगा तेरे पास में क्या क्या है, तो ये बोलेगा ए भी है और आर एच मेरे पास में नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। मेरे पास में दो चीजें हैं, ए और पॉजिटिव। अब मुझे देके जाएगा ना, उसके पास में या तो मेरे बराबर हो या मेरे से कम हो, ज्यादा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो विद्यार्थियों, इसके पास में ए ही था, आर एस तो था ही नहीं। मैंने कहा देजा, चलेगा भाई, चलेगा क्या, दौड़ेगा, क्योंकि तेरे पास में तो एक ही चीज उपस्थित है, मेरे पास में दो है। मैं दो दो से ले सकता हूं लेकिन तेरे पास तो देने के लिए कितने हैं? चलो विद्यार्थियों, प्रारंभ करें आगे की ओर। अब हमारा एक टॉपिक और है यहां से, उसका नाम है आर एच फैक्टर। इसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर एच प्रभाव, देखो भाई, ये हमें बताया था विनस ने, और इसने खोजा था रिसेस बंदरों पर। बंदर थे, रिसेस बंदर पर। कौन से बंदर पे भाई? रिसेस नाम के कौन थे? बंदर थे। बंदर पर खोजा, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? आर एच। ये लगभग लगभग ऐसे मान के चलो 80% के अंदर, 80% में क्या होता है? आर एच पॉजिटिव होता है। आर एच पॉजिटिव होता है। अब एक घटना होती है, उसका नाम है गर्भ बिंबाणु रक्त कोरक, रक्त कोरकता। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस इसको कहते हैं विद्यार्थियों। इसमें क्या होता है? देखो, एक पत्नी और पति के बारे में यहां पे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। पत्नी और पति, दोनों ही पति लिख गए हैं
और एक कौन है, पत्नी। सुनो भाई ध्यान से, ये है RH नेगेटिव, अर्थात इसके पास में RH फैक्टर नहीं है, और इसके पास में क्या है, RH फैक्टर उपस्थित है, ये पॉजिटिव है। यानी कि जो पति थे वो RH पॉजिटिव है और पत्नी क्या है, RH नेगेटिव। दोनों का विवाह हुआ, विवाह के तत्पश्चात दोनों को संतान प्राप्त करना था। तो जब इनके मध्य युग्मकों का संयोजन हुआ, युग्मकों का एक जगह संलयन हुआ, तो विद्यार्थियों उसे कहते हैं हम निषेचन। तो निषेचन के दौरान क्या हुआ कि जो नर शुक्राणु थे, जो नर शुक्राणु थे, उनके अंदर आपको पता हो तो RH पॉजिटिव, क्योंकि ये भी एक कोशिका है, तो क्या गया है, RH पॉजिटिव। और यहां जो पत्नी थी उसमें क्या था, RH नेगेटिव, अर्थात इसका जो एग था उसमें नेगेटिव है। यहां पे जब इन दोनों का निषेचन हुआ तो ये घटना कहलाएगी निषेचन, इन दोनों का एक जगह मिलना। और निषेचन के तत्पश्चात जब भ्रूण का निर्माण हुआ तो ये जो भ्रूण है इसका लगभग पूर्ण विकास होने के पश्चात ये जन्म लेता है, और जन्म के समय इसका जो रक्त है वो रक्त मादा शरीर के संपर्क में आ जाता है, और मादा शरीर के संपर्क में आने से यहाँ पे मादा शरीर के अंदर इस पॉजिटिव के विरुद्ध यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाती है, क्योंकि मादा का कैसा था, नेगेटिव, लेकिन कौन सा संपर्क में आ गया, पॉजिटिव, तो उसके शरीर में क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब एंटीबॉडी बनते ही जन्म के पश्चात जब दोबारा, यानी कि विद्यार्थियों जब ये मादा दोबारा गर्भ धारण करेगी, दोबारा गर्भधारण के समय, गर्भधारण के समय पहले से उपस्थित, पहले से उपस्थित, पहले से उपस्थित एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भ्रूण को गर्भ में ही, भ्रूण को गर्भ में ही, गर्भ में ही मार देती है। विद्यार्थियों ये भी घटना आपको ध्यान रखना है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पहला बच्चा तो जन्म ले लेता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा जो होता है वो जन्म नहीं ले पाता। क्यों जन्म नहीं ले पाता, क्योंकि पहले से जो निर्मित एंटीबॉडी थी वो उस भ्रूण के संपर्क में आ जाती है और भ्रूण को गर्भ में ही मार देती है। इसका इलाज जो होता है उसमें क्या होता है, इस RH को बेवकूफ बनाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा। डॉक्टर जो क्रिया करते हैं उसके द्वारा इसको क्या बनाया जाता है, तो शल्य क्रिया के द्वारा या चिकित्सा के द्वारा, ये नोट कर लो नीचे, चिकित्सा के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, इसे नियंत्रित किया जाता है। इसको नियंत्रित कर दिए भाई कि RH जो है उसको किसी भी प्रकार से बेवकूफ बनाया जाए, और ये जो गर्भ है इस पे अनावश्यक या गर्भ को जो है भ्रूण को गर्भ के अंदर ये न मार सके। विद्यार्थियों तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट था, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है और हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अगला हम पार्ट लेते हैं, हमारे एक महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों जिसका नाम है रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, हमने अभी तक रक्तवाहिनियों के अंदर मुख्य रूप से नाम पढ़े हैं फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी और महाशिरा। सबसे पहले मैं आपकी रक्तवाहिनियों की बात करके चलूं विद्यार्थियों, तो रक्त जिन वाहिकाओं के अंदर, रक्त जिस मार्ग में बहता है उन सभी पाइपों को हम क्या कहते हैं, रक्तवाहिनियां। और ये दो प्रकार की होती है, एक होता है धमनी और एक है शिरा। धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। ओके, दोनों के अंदर सबसे पहले अंतर देखो विद्यार्थियों। धमनी जो होती है इसमें विद्यार्थियों शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह है होता है। किसका प्रवाह हो रहा है भाई, शुद्ध रक्त का। और इसमें इसमें अशुद्ध रक्त का, अशुद्ध रक्त का
प्रवाह होता है। इसमें कौन सा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। और इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। आगे और इसमें कुछ अंतर देखें, यह है त्वचा के, या मैं सीधा सा लिख दूं इसको, यह गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। ओके, और ये कहां मिलेगी विद्यार्थियों? त्वचा के नीचे उपस्थित होती है, त्वचा के नीचे उपस्थित होती है। ओके, अगला अंतर देखें तो धमनियां जो होती हैं यह है मोटी, क्या होती हैं डियर विद्यार्थियों? ये मोटी होती है, यह मोटी होती है, और यह पतली होती है, यह पतली होती है। मैं पाइपों की बात कर रहा हूं जो हमारे शरीर में बह रहे हैं, इसमें दाब अधिक होता है, इसमें दाब अधिक होता है, और इसमें दाब धमनी की तुलना में कम होता है, दाब धमनी की तुलना में कम होता है। क्या होता है डियर विद्यार्थियों? इसमें कम होता है, और धमनियों के अंदर दाब क्या होता है? अधिक। सिराओं में दाब क्या होता है? कम होता है। ये मैंने दोनों पाइपों के बारे में आपको बता दिया है। अब यहां से इन दोनों के अंदर एक एक अपवाद आते हैं, और उन अपवादों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपवाद की बात करें विद्यार्थियों, तो देखो मैंने आप लोगों को धमनी के अंदर एक वर्ड लिखाया था, याद हो तो चित्र में देखो आप, फुफ्फुसीय धमनी, और मैंने वो आपको दाईं तरफ लिखाई थी, और दाईं तरफ हमेशा हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है। तो अपवाद कौन है इसका? फुफ्फुसीय धमनी। इसमें कैसा रक्त बहता है डियर विद्यार्थियों? अशुद्ध रक्त बहता है। और इसका अपवाद कौन है? फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। इसके अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन लगभग सभी सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। और फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो ये एक अंतर था आपकी धमनी और शिराओं के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। ये पूछ लेता है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त कौन सी वाहिकाओं में बहता है? तो धमनियों के अंदर बहता है। और अशुद्ध रक्त किस में बहता है? हमारी शिराओं के अंदर बहता है। ओके विद्यार्थियों, ये धमनी और शिराओं के बारे में हुआ। अब एक हम अगला टॉपिक लेते हैं, बीपी, रक्तदाब, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ओके, ये मेरी रक्तवाहिनी है, और मेरी इस रक्तवाहिनी के अंदर जो दाब, जैसे विद्यार्थियों ये मैंने थोड़ी सी बड़ी साइज में आपके रक्तवाहिनी बना दी है, इस रक्तवाहिनी में जो लंबवत दाब लग रहा है, उसी दाब को हम क्या बोलेंगे? रक्तदाब। यानी रक्तवाहिनियों में, रक्तवाहिनियों में, वाहिनियों में लंबवत लगने वाला, लंबवत लगने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। क्या कहलाता है डियर विद्यार्थियों? रक्तदाब कहलाता है। ओके, इसके बारे में सबसे पहले परीक्षण किया था, हॉल नाम का एक वैज्ञानिक था। हॉल ने सर्वप्रथम बीपी घोड़े में जांच की, और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कपलर, ने बीपी को परिभाषित किया, बीपी को परिभाषित किया। ओके, आगे चर्चा करें बीपी होती क्या है और इसके अंदर आपके शरीर में क्या होता है।
तो देखो बीपी मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया कि अपने शरीर के अंदर जितने भी पाइप है, रक्त वाहिनियां हैं, उनके अंदर लगने वाला जो दाब होता है उसे हम ब्लड प्रेशर बीपी कहते हैं। और बीपी को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। जैसे हृदय के अंदर दो घटनाएं होती हैं, एक घटना का नाम है संकुचन और एक घटना का नाम है शिथिलन। संकुचन और शिथिलन। संकुचन के समय में हमारा जो रक्त होता है वो सिकुड़ जाता है और आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो कि किसी भी चीज के सिकुड़ने पर दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे संकुचन के समय में 120 और शिथिलन के समय में 80 और दाब को हम मापते हैं mmHg यानी मरकरी के रूप में। तो हमारे जो हृदय का या ब्लड का जो दाब होता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं और वो कितना होता है 120 80 mmHg। यानी ये आपके संकुचन के समय का है और ये आपके शिथिलन के समय का है। यदि आपके ब्लड ग्रुप के अंदर या आपके रक्त में 140 और 90 mmHg तो इस समय आप समझ सकते हो कि हमारा जो रक्तदाब है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए है। यानी हम ये कह सकते हैं इस समय रक्तदाब बीपी जो है वो हाई है, बीपी बढ़ चुकी है और इस स्थिति के अंदर तनाव या डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात करें कि यदि 120 से भी नीचे आपका ब्लड ग्रुप आता है तो आप कह सकते हो कि इस समय हमारा जो रक्त है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो चुका है, बीपी जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। लेकिन सबसे घातक जो है हाइपर यानी आपकी बीपी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उस समय आपका शरीर जो होता है उसमें पसीना आने लग जाता है, श्वास जो है श्वास दर फूलने लगती है। इसके अलावा ऐसे फेल होता है जैसे शरीर के अंदर इंटरनली हमारे शरीर को कोई दबा रखा हो, जैसे श्वास घुटने लगती है। ये सारी क्रियाएं हमारे बीपी हाई होने की वजह से होती है, जिसमें तनाव, चिंता, डिप्रेशन ऐसे शिकार बीपी हाई होने के समय में होते हैं। इनके लिए मुख्य रूप से हृदय जो होता है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि हृदय जो है वो ब्लड प्रेशर के समय या रक्त को पंपिंग के समय यदि अत्यधिक मात्रा में रक्त को प्रवाह करता है या रक्त का पंप करता है तो उस समय हमारे जो रक्त वाहिनियां हैं उनके अंदर दाब उत्पन्न होता है और ये दाब बीपी के नाम से जाना जाता है। अब एक बार चर्चा करते हैं कि इस दाब को आप कौन से यंत्र के द्वारा मापोगे, यानी बीपी को मापने वाला यंत्र। बीपी को मापने वाला यंत्र। तो आपने देखा होगा हाथ पे एक पट्टा सा बांध के बीपी का आकलन किया जाता है। स्पाइगमो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर ये यंत्र जो होता है इसके द्वारा बीपी का मापन किया जाता है। बीपी का मापन किया जाता है। बीपी का मापन किया जाता है। एक और उपकरण होता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। इसको ये जो है आपके हृदय ध्वनि, हृदय ध्वनि को सुनने का या हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन जिसे हम धड़कन कहते हैं, को जांचने के लिए, हृदय की धड़कनों को देखने के लिए या उनकी हार्ट बीट को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। और आपके बीपी को मापने के लिए किसका प्रयोग करता है? स्पाइगमो मैनोमीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आपके लास्ट इसमें एक छोटा सा पार्ट बच गया जिसका नाम है ईसीजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी इसमें क्या किया जाता है कि विद्युतीय ग्राफ के द्वारा आपके हृदय को निरूपित किया जाता है। जैसे आपने पुरानी पिक्चरों के अंदर या बहुत सी जगह हॉस्पिटलों के अंदर आपने एक टीवी रखी हुई देखी होगी और उस टीवी के अंदर इस प्रकार की लाइनें चलती रहती हैं। उन्हीं लाइनों को हम कहते हैं ईसीजी ग्राफ। ये ईसीजी का ग्राफ होता है जिसको हम पी, क्यू, आर,
एस और टी के रूप में कुछ संख्याएं निरूपित करते हैं। ये हमारा ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ग्राफ के रूप में हमारी हृदय की जो धड़कनें होती हैं उनको व्यक्त किया जाता है। इसमें जो पी होता है वो आलिंद प्रकुंचन को प्रदर्शित करता है, प्रकुंचन। और क्यू आर एस ये निलय प्रकुंचन, और जो टी है वो निलय विध्रुवण या निलय शिथिलन। मतलब आपके हृदय के अंदर जो हार्ट बीट बढ़ रही है, जो धड़कनें हैं, उनको एक ग्राफ के रूप में हमने प्रदर्शित किया है, पी क्यू आर एस टी, जिसमें पी बता रहा है, जैसे ये आपको छोटा सा वक्र दिखाई दे रहा होगा, ये बता रहा है कि आलिंद प्रकुंचित हो चुका, आलिंद में संकुचन हो चुका। और क्यू आर एस ये बता रहा है कि निलय के अंदर प्रकुंचन यानी निलय के अंदर संकुचन हो चुका। और टी बता रहा है कि निलय के अंदर अब क्या हो चुका, शिथिलन हो चुका। तो ये जो ग्राफ है इससे प्रदर्शित होता है कि भाई हमारे जो हृदय की धड़कनें हैं वो अभी भी चल रही हैं, और हृदय की धड़कनें कब बंद होगी, जब ये सारी की सारी लाइनें सीधी लाइन के रूप में आ जाएंगी, तब हम बोल देंगे कि हमारे हृदय के अंदर जो हृदय की धड़कनें थी वो पूर्ण रूप से स्टॉप हो चुकी हैं, वो बिल्कुल रुक चुकी है। ओके विद्यार्थियों, अब यहां आप एक दो पॉइंट और नोट कर लो। जैसे हृदय के बाहर का आवरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? हृदय का बाह्य आवरण, बाह्य आवरण जो हृदय की सुरक्षा भी करता है, पेरिकोर्डियम। और हृदय की दोहरी झिल्लियां होती हैं, उन दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसको पेरिकोर्डियम स्पेस भी कहा जाता है। तो हमारा जो हृदय होता है बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मायोजेनिक होता है, और इसके बाहर का जो आवरण होता है उसको हम पेरिकोर्डियम स्पेस कहते हैं। बीच में जो दोनों की जगह हो गई उसको स्पेस कहा जाता है। ये हृदय की सुरक्षा करने का कार्य भी करता है। इसके अलावा हमारा जो हृदय होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर रूप से कार्य करता रहता है। जन्म का मतलब है कि जब भ्रूण अवस्था में हमारा विकास होता है उसी समय वो प्रारंभ हो जाता है, और उसका अंतिम, हमारा जिस दिन अंतिम होता है उस दिन तक हृदय हमारा साथ देता है। हमने इस टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से सबसे पहले हृदय को पढ़ लिया, उसके बाद में हमने ब्लड को पढ़ा है, रक्त को पढ़ा है, रक्त के घटक हमने पढ़े हैं, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। इसके अलावा उसके पश्चात हमने पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप हमारा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। फिर हमने इसके अंदर अंतिम हमारी जो रक्तवाहिनियां थी जिसमें धमनी और शिरा थी, धमनी और शिराओं के साथ में इसमें ईसीजी हमने पढ़ा है, बीपी हमने पढ़ा है, और मापने वाले यंत्रों के बारे में भी हमने इसमें देखा है। तो हमारा जो टॉपिक था लगभग हमने एनसीईआरटी को कवर करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। साथ ही विद्यार्थियों, परिसंचरण तंत्र जो है उससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें ऐड किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जितनी भी चीजें हैं मैं उनको इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूं। एक बार इनको आप पुनः देखने का प्रयास करना, क्योंकि हृदय की जो क्रिया विधि होती है वो बड़ी जटिल होती है, और उसको जितनी बार देखोगे, जितनी बार समझोगे, उतना आपको कम लगेगा, क्योंकि हृदय की क्रिया विधि बड़ी कठिन होती है। विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।